जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं समीरा और इस्तकबाल करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है डॉक्टर की आमद से पहले। दोस्तों, आज की ज़िंदगी बहुत ही शोर शराबे वाली है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है। हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में है और इस दौड़ में वो अक्सर थक जाता है, परेशान हो जाता है, फ़िक्रमंद रहता है और अचानक से किसी हादसे का शिकार हो जाता है और वो इसके लिए पहले से तैयार भी नहीं रहता है, तो समझ ही नहीं पाता कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में अगर हमें फ़र्स्ट एड की थोड़ी सी मालूमात हो तो ख़तरे पे काबू पाया जा सकता है, जान बचाई जा सकती है। बहुत सारे हादसे अचानक से पेश आते हैं, जैसे अचानक से नाक से खून आ जाना, कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट होकर फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी का टूट जाना, अचानक से बेहोशी तारी होना, ऐसे बहुत से हादसे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सडन चोकिंग के बारे में। हमारे यहाँ जो ये कंसेप्ट नहीं है फर्स्ट एड और प्राइमरी हेल्थ केयर का, तो इसको हमको अपनी पब्लिक को, मासेस को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। एक बच्चा स्मोक कर रहा है, 14 साल की उम्र से उसने स्मोकिंग शुरू कर दी, तो 35 साल की उम्र में उसको कैंसर होगा लंग का, तो उसको अभी रोकना है। ये प्रिवेंशन है, एक तरह की फर्स्ट एड भी है। ये हर प्रिवेंशन फर्स्ट एड है। हाँ, चोकिंग जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत आसान तरीका है प्रिवेंट करने का और सडन डेथ रोकी जा सकती है। मरीज़ को साइड से लिटा देना चाहिए या उल्टा लिटा देना चाहिए। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप जैन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं सडन चोकिंग के बारे में, तो सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताइए कि ये सडन चोकिंग होता क्या है। देखिए, ऐसा है कि सडन चोकिंग एक इस तरह के हालात है जिसकी वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर कोई अक्लमंद आदमी या फिर जो इंसान दूसरे की मदद करना चाह रहा है वो उसकी मदद करे, तो हो सकता है कि इंसान को शायद डॉक्टरी मदद की ज़रूरत भी ना पड़े। जो चोकिंग है एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारी सांस की नली बंद हो जाती है और सांस की नली बंद होने की वजह से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर को ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो उसको पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो ऐसा कोई भी कारण जिसकी वजह से हमारी सांस की नली बंद हो जाए, जिसको हम चोकिंग बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी बन सकती है। और इसके लिए कोई भी आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे घर वाले हमारी इमीडिएटली मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल के हालात के अंदर डॉक्टरी सहायता मिलना इतनी जल्दी किसी भी जगह पर ये संभव नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात क्या होती है, अचानक से ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि नॉर्मली हमारी सांस जब भी हम लेते हैं, हमारी सांस की नली खुली रहती है और हमारे पास कई इस तरह के बचाव के तरीके हैं जो हमारे शरीर के अंदर हमारे खुदा ने बना के हमको दिए हुए हैं, जो सांस की नली को खुला रखने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार, जैसे कि हमने भी कई बार देखे, खाना खाते में कई बार जो लोग नॉन वेज खाते हैं या हड्डियाँ गले में फंस जाती हैं, और अगर आप देखें बच्चे कितनी सारी चीज़ें निकल जाते हैं। कई बार आपने देखा पैसे के सिक्के निकल जाते हैं, कुछ तरह के खिलौने हैं जो निकल जाते हैं। वो जब भी सांस की नली के अंदर फंस जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ये सब चोकिंग को बना देते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया कि जैसे सिक्का निकल जाना या जैसे आप कह रहे हैं खाना खाते वक्त भी कुछ गर्दन में फंस जाता है, तो क्या इन्हीं वजह से होता है या ऐसे अचानक से भी कुछ हो सकता है? अचानक से तभी हो सकता है, जैसे कि कई बार हमने देखा कि कोई मरीज बेहोश हो जाता है, और जैसे कि हमारे देश में हमने देखा बेहोश मरीज को सबसे पहले वो पानी पिलाने की कोशिश करते हैं कि पानी पिला दिया जाए, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। किसी भी बेहोश मरीज को, जो कि अपने शरीर उसके संतुलन में नहीं है,
उसको अगर हम पानी पिलाएं या कुछ खिलाने की कोशिश करें, ख़ास तौर से हमने देखा कि डायबिटीज़ के मरीज़ को लोग कहते हैं कि कोई मीठा खिला दिया जाए, ऐसा कुछ भी चीज़ अगर खिलाई गई और मरीज़ बेहोश है तो वो निकल नहीं पाता है और वो खाना हमारे खाने की नली में ना जाके सांस की नली में जाके फंस जाता है। तो ये कारण भी हो सकते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर हम जब देखते हैं कि कोई शख्स बेहोश है तो जैसे आपने कहा हम पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसे आपने जैसे बताया मीठा खिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको खिलाना चाहिए, लेकिन बेहोश मरीज़ को कभी भी कुछ ना खिलाएं जब तक कि, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम बेहोश हो जाते हैं हमारे शरीर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो काबू में नहीं रहता है हमारे, तो उसके हालत में हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उसकी जान को खतरा बना सके। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि वजूहात क्या क्या हो सकते हैं, इसके अलावा अगर हम अलामात की बात करें तो किस तरह के अलामात दिखाई देते हैं? देखिए, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो आपने देखा हम सांस लेते हैं, सांस में कोई आवाज़ नहीं आती है। हम लोग बात करने की कोशिश करें तो जब बात करने के लिए हमारी सांस की नली का खुला होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कोई भी शख्स जो आप देख रहे हैं खाना खाते में आपके साथ बैठा हुआ है, एकदम से उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, वो बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बात नहीं कर पा रहा है, खांसी करने की कोशिश कर रहा है, खांसी नहीं कर पा रहा है, और उसको गले में तकलीफ़ है तो वो अपने गले को दबाव कर रखता है। तो ये सारे अलामात हैं हमारे, जिससे हमको पहचान जा सकता है कि हो सकता है इस मरीज़ को चोकिंग हो रहा हो। आप उससे पूछ भी सकते हैं कि आपको सांस में कोई तकलीफ़ हो रही है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम किसी से पूछें तो वो जवाब देगा, बोलेगा। अगर वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको चोकिंग हो रहा है, कोई चीज़ उसके गले में फंसी हुई है, तो वो हमको बता सकता है कि इसको चोकिंग हो रही है। तो ऐसे हालात के अंदर हमको तुरंत कुछ काम करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि जो भी चीज़ गले में फंसी हुई है, जो अपने आप नहीं निकाल पा रहा है, वो उसको निकाल सके। तो डॉक्टर साहब अगर फ़ौरन मरीज़ को मदद नहीं की जाए या फर्स्ट एड नहीं दिया जाए तो कितना ख़तरनाक ये हो सकता है? ये बिल्कुल उसकी जान पे भी खतरा बन सकता है, क्योंकि जैसे हमें पता है हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अगर हमारे गले में कोई चीज़ फंस जाती है, वो हमारे ऑक्सीजन को हमारे शरीर में नहीं पहुंचाने पाएगी, और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो धीरे धीरे हमारे दिल की गति बंद हो जाएगी, और जब दिमाग भी बंद हो जाएगा तो ये उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, जान भी जा सकती है। जी, बहुत सही। तो डॉक्टर साहब ऐसे में जब हम, जैसे हमने अभी अलामात की भी बात की, अगर इस तरह के अलामात हमें दिखाई दें किसी शख्स के अंदर तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो किस तरह से हम उस जो इतना ख़तरे में वो है उस पर कैसे काबू कैसे पाया जा सकता है? इसके लिए हमको कुछ हरकतें इस तरह की होती हैं जो हम मरीज़ के शरीर पर की जा सकती हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि वो अपने आप निकाल सके। इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूँ, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि हम किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अगर हम इनको देखें, आप देखिए गर्दन को पकड़े हुए हैं, सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सांस में दिक्कत आ रहा है, खांसी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, खांसी नहीं हो पा रही है। मैं इनसे अगर बात करूं, हाँ जी क्या हो गया, बात नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इशारों से आपको बताएंगे। अगर मैं इनसे पूछता हूँ गर्दन में कुछ फंसा है तो गर्दन के रास्ते को बताते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इनके पीछे जाएंगे, पीछे जाके इनके दोनों कंधों के बीच में हाथ से 5 बार मारेंगे। इसके बाद भी अगर ठीक से नहीं हो पाता है तो हम पीछे खड़े रहेंगे, अपनी मुट्ठी बनाएंगे, इनकी नाभि और पेट के बीच में पकड़ के पीछे से धक्का देंगे। देखिए जैसे ही कोई चीज़ बाहर को निकलती है, मरीज खांसी करना शुरू कर देता है, सांस में आराम आ जाता है। अब आप ठीक हैं? देखिए इसी तरह से हम इस तरह की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बार बार पीछे जाकर या फिर आगे से आकर इनको दबाव देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी चीज़ अंदर फंस गई है वो बाहर को निकल सके। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ निकालने की तो वो निकल ना पाए, तो धीरे धीरे मरीज बेहोशी की अवस्था में आता जाएगा और आप देख रहे हैं कि मरीज गिर जाएगा। ऐसे में हमको CPR करने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि मरीज बेहोश होकर गिर चुका है, इसकी दिल की गति चल रही कि नहीं चल रही, इसके लिए गर्दन के ऊपर एक हमारी नली होती है जिसको हम देखते हैं और देखेंगे कि छाती फूल रही है कि नहीं फूल रही है। जैसे भी हम सांस लेते हैं छाती को ऊपर नीचे फूलना चाहिए। सांस रुक गया है, छाती भी नहीं फूल रही है, दिल की गति भी बंद हो गई है, तो हमको CPR करना है। CPR में क्या करते हैं कि हम मरीज की छाती के बीचों बीच में अपने जो हथेली का लोअर हिस्सा है, जो निचला हिस्सा है, उसकी छाती के ऊपर रखकर अपने दोनों हाथों को एक से एक बांध देंगे, अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा करेंगे और अपने कंधों को बिल्कुल मरीज के ऊपर लाकर उसकी छाती को दबाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3, जब 30 पूरा हो गया तो हम मरीज के मुंह को खोल के देखेंगे।
जो चीज़ हमने सोचा था वो अंदर आई कि नहीं। अगर आ गई है तो उंगली डाल के इसको बाहर निकाल देंगे, अगर नहीं आई है तो अपना मुंह मरीज के मुंह पे रख के उसको सांस देना है। 1 2 और फिर से हम छाती पे दबाव देने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते रहेंगे जब तक कि या तो मरीज के मुंह के अंदर से जो चीज़ फंसी हुई है वो बाहर को निकल जाए और मरीज अपनी पहले की अवस्था में वापस आ जाए। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब ने हमें सडन चोकिंग का डेमो दिखाया। आप समझ ही गए होंगे कि सडन चोकिंग किस वजह से होती है और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, किस तरह से काबू में लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि क्या वजूहात हैं और क्या होता है और क्या अलामात हैं, बहुत सारी हमने बातें की और आपने इलाज की भी बात इसमें बताई, फ़र्स्ट एड क्या दिया जा सकता है। क्या आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं सडन चोकिंग के जिनको देखकर लग रहा हो कि बस अभी जान जाने वाली है, तो आपने किस तरह से उनकी जान को काबू में लाया? बिल्कुल, देखिए ऐसा कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, ख़ासतौर से छोटे बच्चों को लाया गया है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है लोगों को पता नहीं है। तो जब भी सांस बंद होती है हमारे पास बच्चे लाए जाते हैं, जब उनको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, किसी ने कोई उसको निकालने की कोशिश नहीं करी है, उस कंडीशन के अंदर मरीज़ नीला पड़ जाता है, उसको सांस की बंद हो जाती है। तो हमारे लिए बचाव करना इस तरह के मरीजों का बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मरीज़ जल्दी हमारे पास पहुँच जाए तो हो सकता है हम उसकी कुछ मदद कर पाएँ, लेकिन अगर इसमें देरी हो जाती है तो हम मदद ना ही कर पाएंगे। इसके जैसे मैंने डेमो में दिखाया कि ये डेमो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कई बार लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से उसका सफलता ना मिल पाए। तो ऐसे हालात के अंदर कोई भी आदमी जो उसके आसपास में हो, पहले वो डॉक्टर को जरूर बुला लें, कोई एम्बुलेंस को कॉल कर लें या फिर मरीज को अस्पताल की तरफ ले जाएं, क्योंकि खाली प्राथमिक चिकित्सा करने से कई बार मरीज नहीं बच सकता। नहीं बच पाता है जी, तो डॉक्टरी इलाज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने बात की छोटे बच्चों की, तो उनमें भी सडन चोकिंग देखी जाती है। जैसे आपने बताया सिक्का डाल लेते हैं मुंह में, या फिर सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जैसे कई लोग को ठूस लेने की आदत होती है, तो ये सब भी वजह बन जाते हैं सडन चोकिंग के। तो जैसे बच्चे हैं वो तो बहुत छोटे रहते हैं, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है, और उसने सिक्का डाल दिया है। तो एक अगर माँ की बात करें, वो रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, और माँ अचानक से देखती है तो हैरत में पड़ जाती है कि बच्चे को क्या हुआ, और दहशत जैसा माहौल बन जाता है कि बच्चा रो रहा है। तो ऐसे हालत में रोता है बच्चा, या फिर क्या वो सांस ही नहीं ले पाता या चुप हो जाता है? क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते कई बार, खासतौर से छोटे बच्चे हैं, तो कब 1 साल का बच्चा है तो कई बार अब देखते हैं कि माएँ घर पे देख रही हैं और बच्चा खेल रहा है, और खेलते खेलते एकदम से बच्चा, आपको लग रहा है कि बच्चा खेल नहीं पा रहा है, वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, वो रोने की कोशिश कर रहा है बट रो नहीं पा रहा है, खांसी उसको आ नहीं रही है। कई लोग कहते हैं उनको उल्टा कर दो बच्चे को, या जिसके भी गले में फंसा है, और कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि वो चीज़ या तो पेट में चली जाती है या फिर बाहर निकल आती है। तो ये बात कहाँ तक सही है, ये कारगर है? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों को उल्टा करने का कई बार कारगर हुआ है, क्योंकि अगर वो सांस की नली के ऊपरी हिस्से में है तो कई बार उल्टा करने से वो चीज़ आराम से बाहर निकल जाती है। जहाँ तक वयस्कों की बात है या बड़े लोगों की बात है, वहाँ पर उनको आप उल्टा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान के हिसाब में उसको उल्टा करना संभव नहीं है, तो उसमें तो नहीं किया सकता। तो जैसे मैं डेमो में दिखाया, अगर हम पीछे की तरफ से उसको धकाव दें या फिर आगे से प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करें, तो उसमें हम बाहर निकाला जा सकता है। तो जैसे जिस तरह से हमने अभी बात की, तो उसमें ये इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं या बड़े भी हैं, तो जैसे अपनी लाइफस्टाइल की बात होती है, रोज़मर्रे की जो ज़िंदगी में हम किस तरह से अपने आप को रखते हैं, ये सब बातें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं इन सब चीज़ों में। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया जैसे बूढ़े लोग हैं, तो वो इस तरह की जैसे प्रॉब्लम्स है, वो किस तरह से इसको देखते हैं, कितना जान को ख़तरा होता है, क्या उनको बचाना आसान होता है? बच्चे तो फिर भी जैसे कहते हैं जितने आप जवान होते हैं उतना ज़्यादा आपका ट्रीटमेंट जो होता है, इलाज होता है, वो अच्छे से किया जा सकता है। तो जब बूढ़ों की बात आती है, थोड़े ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग, तो उनके सामने अगर ये हादसा पेश आता है तो उसका इलाज भी आसानी से हो सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम जवान लोगों से उनको तुलना करने की चेष्टा करें तो इसमें क्या होता है कि जब जो बुढ़े लोग होते हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की क्षति को सहन करने की हालत काफ़ी कम रहता है, तो उनको जितना जल्दी उपचार मिल सके उनका उतना बेहतर है। हो सकता है जवान लोगों के अंदर 5 मिनट तक हम संभाल सकें, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको शायद 2 मिनट के अंदर भी ये सब चीज़ें आ सकती हैं। और जहाँ तक बुज़ुर्गों की बात है, ये बहुत देखा गया है कि नकली दांत लगाए जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कई बार ख़ास तौर से बुज़ुर्गों के साथ में और बीमारियाँ भी होती हैं। हाँ जी, इस तरह की बीमारी में कई बार भी जब भी बेहोशी की अवस्था आती है, कुछ भी होता है या थोड़ा सा भी करीब बुज़ुर्ग कहीं चलते चलते गिर भी जाते हैं,
तो ऐसे में जो दांत नकली लगाए हुए हैं वो कई बार गले के अंदर जाके चोकिंग पैदा कर देते हैं जी। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और ऐसी कभी भी कोई हालात अगर आएँ तो उनके साथ में कोई ऐसा सहायक रहे जो उस चीज़ को पहचान सके और उनको चोकिंग से बाहर निकाल सके। पहचान ज़रूरी है कि क्या हुआ है, उसके बाद ही आप इलाज की तरफ, या हम जैसे फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं उसकी तरफ जाया जा सकता है जी। कहने का मतलब ये ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि यंत्र जो मशीन वगैरह है उससे आप निकालते हैं जो भी चीज़ फंसी हुई है, तो उसके लिए क्या सर्जरी करते हैं या फिर मुँह के ही ज़रिए निकालते हैं? नहीं, सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं होता। हमारे पास कुछ ऐसे यंत्र हैं जिसके अंदर लाइट और कैमरा लगा हुआ है, जिसको हम मुंह के रास्ते अंदर डालते हैं और उस चीज़ को देख लेते हैं और उन्हीं यंत्रों के सहारे से हम उस चीज़ को किसी चिमटे से या किसी और यंत्र से पकड़ के बाहर को निकाला जा सकता है। जैसे अभी अपने डॉक्टर साहब के बारे में आपने बताया, तो उनको किस तरह से, जैसे आपने बताया वो जो ढक्कन है वो काफ़ी नुकीला भी रहता है, तो उसको निकालने में तो काफ़ी तकलीफ़ रही होगी और वक्त भी काफ़ी लगा होगा, तो हमेशा अलग अलग वक्त लगता है इसमें इसको ठीक करने में, या फिर अमूमन एक ही जितना वक्त रहता है? नहीं, देखिए ये फ़र्क पड़ता है कि अंदर क्या चीज़ फंसी हुई है और किस जगह पर फंसी हुई है। हमारी जो सांस की नली है उस नली के अंदर अलग अलग जगह बनी हुई हैं। कई जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल जहाँ पे छोटी सी जगह है, छोटा सा गड्ढा आप समझ लीजिए, वहाँ फंस जाता है। उन जगहों को पहुँचने के लिए हमको दिक्कत पड़ती है, उनको निकालने की भी दिक्कत पड़ सकती है। तो ऐसी किसी भी जगह पर समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी से जल्दी ये हो जाए, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम उस समय में नहीं काम कर पाए तो हो सकता है मरीज को जान पे बन आए। तो जितनी जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि निकालने के दौरान कुछ चोटें भी अंदर सांस की नली में लग जाती हैं, थोड़ा खून भी बह जाता है, लेकिन वो निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो निकलेगा नहीं, बाकी चीज़ें काम नहीं आ सकती। तो जिस तरह मैंने आपको डॉक्टर के बारे में बताया, उस नुकीले पदार्थ को जब हम निकाल रहे थे तो उनकी जो सांस की नली थी उसमें कई जगह पे छिद्र हो गए, जिससे थोड़ा सा खून भी बहा, छेद हो गए, थोड़े से खून भी निकला, लेकिन उस वजह से उनको आईसीयू में भी रखना पड़ा, कई बार सांस की नली पर भी रखना पड़ता है। तो इसीलिए उनके जो महत्वपूर्ण लम्हे थे, उनके जो खूबसूरत लम्हे थे उनकी ज़िंदगी के, वो 6 महीने उनके ख़राब हो गए। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि हम इस तरह से फर्स्ट एड भी दे देते हैं और इलाज भी कर देते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे जगहों की, गाँव की, जहाँ पर लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं है और फ़र्स्ट एड तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे, और वहाँ अगर इस तरह की कोई परेशानी आ जाती है तो उस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, इसका तो कोई इलाज नहीं है। जब तक लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, वो मदद नहीं पहुंचा पाएंगे। और ख़ासतौर से गाँवों के अंदर जहाँ पर डॉक्टरी सहायता नहीं हमको मिल पाती है, तो ऐसे में किसी मरीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़रूरी तभी है जब इस तरह की जो जानकारी है ये हम अपने जो अमूमन हमारी जनता है उसको हम बता सकें, सब लोगों को ये समझ में आ सके कि ऐसा कुछ भी हो तो उनको किस तरह मदद करनी है। क्योंकि अगर हम अपने पूरे देश में देख लें तो जो भी मदद करने वाले लोग हैं वो हमारे आसपास के ही लोग हैं। ज़्यादातर जगह पर डॉक्टर्स नहीं मिल पाएंगे, नर्सेज नहीं मिल पाएंगी। तो इसका एक ही तरीका है, इस तरह से गाँवों में या फिर जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर किसी भी तरह की सहायता पहुँचाने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम उस जगह के जो उस एरिया में जो लोग हैं जो रहते हैं उस शहरों के अंदर, उन लोगों को इस तरह की जानकारी दी जाए, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। क्योंकि हम ही लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, हर जगह डॉक्टर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो वक्त होता है जो हम बात कर रहे हैं सडन स्ट्रोकिंग की, तो कितना वक्त रहता है, कितना मरीज़ के पास वक्त कितना होता है कि उसे बचाया जा सकता है, कितना जल्दी हमें एक्शन में आना चाहिए? देखिए, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी मरीज़ की सांस वापस आ पाएगी उतना जल्दी उसके जो दिमाग है उस दिमाग को क्षति कम से कम पहुंचेगी, खराबी कम से कम होगी। हालांकि ये कहा जाता है कि 10 मिनट तक हम मरीज़ को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर हम पहले 4 मिनट के अंदर जो मरीज़ का दिमाग है उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे तो हो सकता है मरीज़ की जान तो बच जाए, लेकिन उसका दिमागी संतुलन ख़राब हो जाए, या फिर जिस तरह की उसका दिमाग पहले काम करता था पूरी तरह से काम ना कर पाए। तो ये ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी से जल्दी करें, और जहाँ तक मुमकिन है 4 मिनट के अंदर अंदर करना चाहिए। मतलब 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। बिल्कुल, मतलब हद से हद 10 मिनट से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो हादसा पेश आता है उसके बाद ठीक भी जब हो जाता है पेशेंट, जो शख्स बीमार हुआ है जिसके गले में कोई भी चीज़ फंसी है, ये इसको सडन स्ट्रोकिंग हुई है, तो ठीक होने के बाद, इलाज के बाद उसको किसी तरह के वो दहशत में रहता है या किसी तरह के कोई बुरे असरात उसमें दिखाई देते हैं? ये सब पता चलता है कि अगर कितने समय में उसको हमने इलाज संभव करा पाया है। जैसे मैंने बताया कि पहले 4 मिनट के अंदर हम उसको इलाज संभव करा पाएँ
उसकी जो सांस की नली में जो भी चीज़ फंसी हुई है उसको निकाल पाएँ, तो सब कुछ ठीक रहता है, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसके दिमाग के अंदर क्षतियाँ पहुँचती जाती हैं, खराबी आती जाती है, तो उसके अंदर कई बार ऐसा आता है कि मरीज का जो पूरा बिहेवियर है वो पूरा बदल जाता है। अच्छा, किस जो तरह से बदल जाता है? देखिए, इससे मान लीजिए कई बार जैसे ऑक्सीजन की हमारी नलियों के रास्ते से, जो खून की नलियाँ हैं उसके रास्ते से, खून के रास्ते से हमारे दिमाग में पहुंचती हैं। अगर एक हिस्सा दिमाग का, हमारे जो दिमाग का हिस्सा है वो अलग अलग हमारे कामों को, हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको अपने कंट्रोल में रखता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उसको लकवा मार गया, अगर ऑक्सीजन की वजह से उसको दिमाग में खराबी आ गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको लकवा ना मारे लेकिन वो बोल ना पाए, अच्छा, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो डॉक्टर साहब, वो जो बोल नहीं पा रहा है वो थोड़े वक्त के लिए ही होगा या फिर आगे जाकर के भी ऐसा हो सकता है? ये सब डिपेंड करता है कि कितने समय में उसको ऑक्सीजन की कमी रही। अगर ज़्यादा समय तक रही और उतना हिस्सा दिमाग का अगर ख़राब हो चुका है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, तो हो सकता है ज़िंदगी भर वो बोल ना सके। जी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो लोग हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे वो पढ़ाई में एकदम पिछड़ गए, क्योंकि उनको जो पढ़ने की शक्ति थी, जो दिमाग में जो कंसंट्रेशन की पावर थी वो ख़राब हो गई। अच्छा, उनकी क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो उनका जहन जो इतना तेज़ था पहले, वो इस हादसे से काफ़ी कमज़ोर भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले 4 मिनट के अंदर हम ये सब करा पाएँ। तो मतलब ये कारगर है अगर छोटे बच्चे की हम बात करें, लेकिन बड़े जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, उनके लिए मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल। जी, दम घुटने के या गले में कुछ फंस जाने की कई वजह हो सकती हैं। इनमें से धुएं से दम घुटना एक है। आग लगने की वजह से कमरा धुएं से भरा है और ऑक्सीजन की कमी से मरीज को धुएं के सबब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो बेहोश हो गया है। एक फौरी तिब्बी इमदाद के माहिर मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसे बचाने के लिए अंदर दाखिल हुए और मरीज के हाथ बांधकर आराम से मरीज को घसीटते हुए बाहर ले आए। ये अमल इसलिए किया गया ताकि ऊपर जमा हुए धुएं से उसे और ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके और मरीज के ढीले हाथ लटक कर कहीं दरवाजे या फर्नीचर में अटक कर उसे चोट ना पहुंचा सके। बाहर आकर उसके कपड़े ढीले किए गए ताकि वो आराम से सांस ले सके और ऑक्सीजन उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो सके। फिर गीले रुमाल से मरीज के चेहरे को पोंछा ताकि वो साफ हो जाए और उसके गर्म चेहरे को ठंडक मिले। उसे होश में लाने की कोशिश की गई। इस अमल से आहिस्ता आहिस्ता मरीज को होश आ गया। इस अमल के बाद मरीज को मजीद इलाज के लिए फौरन करीब के अस्पताल ले जाना जरूरी है। दम घुटना, वजूहात: ज्यादा खाने को एक साथ निकलना, बगैर चबाए खाना, बहुत जल्दी खाना, खाते वक्त बात करना, खाने से पहले शराब नोशी करना, चलते और खेलते वक्त खाने को मुंह में रखना, और याद रखिए, नकली दांत और जबड़ा लगाते वक्त भी दम घुट सकता है। अलामात: दम घुटते वक्त मरीज का हाथ अपने आप गले की घुटन की वजह से गला पकड़ने की तरफ जाता है। सांस आना कम हो जाता है। सांस में आवाज का आना शुरू हो जाता है। खांसना बहुत मुश्किल हो जाता है। जल्द, नाखून और होंठ नीले हो जाते हैं। साथ ही बेहोशी तारी हो जाती है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद: सीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल करें। डायाफ्राम को लंग्स तक दबाएं। नकली खांसी कराने की कोशिश करें। एहतियात: खाने के वक्त सिर्फ खाने पर ही तवज्जो दें। बहुत तेजी से खाना ना खाएं। बगैर चबाए कोई चीज ना खाएं। बच्चों को आसानी से चबाने वाला खाना दें और उस वक्त उनके साथ रहें। ऐसी चीजें जो बच्चों के गले में अटक जाएं, उनको बच्चों से दूर रखें। तो नाजरीन, ज़िंदगी एक नेमत है। डॉक्टर साहब ने आज सडन चोकिंग के बारे में बताया और उसकी वजूहात भी बताए कि अगर हम सही तरीके से खाना ना खाएं या फिर जैसे हम बच्चों की बात की कि वो कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, तो जो भी माएँ हैं अगर इन बातों का ख्याल रखें तो सडन चोकिंग पर हम काबू पा सकते हैं। तो उम्मीद है
कि जो भी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं आपने उन्हें अपने जहन में उतार लिया होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और सडन चोकिंग के बारे में इतनी अहम मालूमात हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर फौरी मदद के तौर पर मरीज़ को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नियमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदादाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शीराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ।